हमने मैक्सवेल इक्वेशंस की बात कर ली थी और मैक्सवेल इक्वेशंस से एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज हमने निकाली। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसको जनरली हम जेडी से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, कितनी आई थी बेटा, कोई बताएगा मेरे को? हाँ जी, कितनी आई थी? एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी। ओके बेटा, तो जेडी इज एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ये है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? दैट इज इंटीग्रेशन, बताओ बेटा, जेडी इनटू एरिया। तो क्या होगा शायद, तो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या होता था? करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ये तो बनेगा बेटा फार्मूला, बताओ प्लीज। हाँ जी, सो लेट्स कैलकुलेट, सोल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूं बेटा आपको मैं, इस पे एक और आप करने की ट्राई करना कि ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो प्लेट है इसका एरिया ए है और इस कैपेसिटर का जो सेपरेशन है वो डी है और इसके ऊपर एक एसी वोल्टेज मैंने लगा रखी है। द वोल्टेज इज एसी सिग्नल, और ये जो एसी वोल्टेज है ये आपकी है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बेटा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर ए पैरेलल प्लेट capacitor of area A and separation D across which a sinusoidal wave voltage V naught sin omega t is applied. Find number one, displacement current density. Number two, displacement current. Third, we consider peak current. RMS value of current. समझोगे आज इसके मतलब RMS value of current. And the fifth one, average current. ये सारी चीजें बेटा आपको निकाल के लेकर आनी। बताओ क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। यस सर। अब देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम धीरे धीरे। मैंने कहा सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़े तो एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपका डी है और इस पर एक साइनसोइडल वेव लगाई है जिसका वैल्यू कितनी थी बेटा, बताओ? वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? यस सर। ये साइनसोइडल वेव लगाई है। नाउ बेटा आपको एक बात पता है कि अगर हम इस पे वोल्टेज भी लगा रहे हैं तो इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल? मैंने बताया था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड dV by dr। हाँ, dV by dl, या अगर डिस्टेंस आपका फिक्स हो d तो यूजिंग वेद फॉर्मूला V इज जस्ट इक्वल टू बेटा E इंटू डी। V आपके किसके बराबर होता है? वैसे तो E इंटू dl का इंटीग्रेशन है ना बेटा,
लेकिन अगर मान लो आपका E कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन d, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स। एक्चुअली दिस इज द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं क्या किसके अक्रॉस है? पोटेंशियल अक्रॉस, किस पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा? पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस क्या बेटा बताओ जल्दी से? कैपेसिटर। कैपेसिटर। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्लेट्स हैं ये कुछ इस तरीके की प्लेट्स थी, इस तरीके की प्लेट है बेटे, और इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो तो आपको डी दे रखा है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है बेटा? ए है, राइट? हाँ जी। अब देखिएगा यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी अगर निकालना चाहें तो बताओ? V by D। So I think we get the electric field is V naught sin omega t by D। देखो बेटा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है? हाँ जी। यस सर। ओके, वंस वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑल नो दैट, हम अपना फर्स्ट पार्ट कर देंगे कि जेडी क्या होगा। बेटा जेडी क्या फॉर्मूला बताया था? एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाई कर्ली टी। तो एप्सिलॉन नॉट ई क्या है आपका? वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी। डी को कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं और इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो बताओ बेटा एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई डी, और साइन ओमेगा टी का कितना होगा बेटा? ओमेगा कोस ओमेगा टी, राइट? यस सर। तो आई थिंक वी गेट जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा बाई डी, एंड दिस इज द कोस ओमेगा टी। ये आपको जेडी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। नाउ जेडी आ गया तो करंट निकालेंगे बेटा। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड करंट। सेकंड थिंग इज करंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट बताया दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए। या अगर जे आपका कांस्टेंट है, एक्चुअली दिस जे इज चेंजेस विद टाइम नॉट विद द पैरामीटर्स। ये आपका पूरी प्लेट के अंदर जो है आपकी करंट डेंसिटी क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी, है ना बेटा? ये किसी प्रकार से इस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, कोई एरिया टर्म तो नहीं आ रही ना बेटा यहाँ पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। और हाँ टाइम पे जरूर डिपेंड कर रही है, लेकिन बेटा हमने जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते तो हाँ इस फैक्टर को ऐसे नहीं ले पाते, लेकिन अभी हम एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अगर जे एरिया के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो आई टेक इट आउट। तो जे एंड इंटीग्रेशन डी ए। हाँ जी बेटा, इंटीग्रेशन डी ए कितना बनेगा? जस्ट जे इंटू ए, राइट? व्हाट इज द ए? एरिया इज द ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। ओके, तो उस प्लेट के अंदर से हमें करंट डेंसिटी तो निकाल ली, अब हम करंट निकालना चाहते हैं तो जस्ट क्या आ गया? जे इंटू ए। तो जे की वैल्यू कितनी थी बताना? एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा बाई डी, और एक टर्म और आ गई ए, एंड इट इज द कोस ओमेगा टी। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आई डी। हाँ जी बताओ। नाउ कोई भी जर्नल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू वाई नॉट कोस ओमेगा टी, तो इस y की पीक वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? y नॉट होती है, राइट? बिकॉज कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो मैक्सिमम कितनी होगी कोस ओमेगा टी की वैल्यू? 1। सो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो एक्चुअली यहां से मैक्सिमम करंट, पीक करंट कैसे निकला बेटा? बताओ मेरे को, आईडी पीक कैसे निकालोगे बेटा? जस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा बाई डी, ए बाई डी। यस ठीक है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पीक करंट। ओके, मैंने बताया कि पीक के लिए क्या आता है? कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू
एंड cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आईडी. क्लियर? हाँ जी बताओ, कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ बेटा. नाउ आरएमएस वैल्यू, पीक निकाल ली, अब हम निकालते हैं आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आईडी. ऑलवेज रिमेंबर कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 होती है. द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज द पीक करंट डिवाइड बाय √2. इन फ्यूचर भी हम ये चीज याद रखेंगे अगर कोई पूछता है तो आरएमएस वैल्यू क्या रहेगी, पीक करंट डिवाइड बाय √2. तो पीक कितना आ चुका है आपका एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा ए अपॉन √2 into d. I think we get the peak value also, RMS value also. बताओ बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी. No, sir. Now the last part we can say that the average value, I average. एवरेज बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं इंटीग्रल करके, है ना. तो क्या होता है एवरेज निकालने, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, मान लो कोई भी फंक्शन हो आपके पास, इसका एवरेज निकालना है. कैसे निकाले जी? एवरेज का मतलब होता है कि इस पूरे फंक्शन का मैंने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया और लिमिट ले ली 0 से t इनटू बेटा 1/t. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग द एवरेज. 1/t 0 से t fx dx. अब पूछोगे सर ये t क्या है? t इज द पीरियड. t इज द पीरियड. अब बताओ बेटा कोस ओमेगा टी, कोस फंक्शन का पीरियड कितना होता है? कोस थीटा का पीरियड कितना होता है बेटा? 2 पाई. देख लो, कोस 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 4 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 1. तो देख लो आप 2 पाई का गैप है, जिसको हम कहते हैं पीरियड. कितने देर बाद वो अपने आप को रिपीट कर जाएगा. तो किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन द टाइम पीरियड. इस पूरी वेव का टाइम पीरियड क्या है? 0 से t, वो अगेन t इज द टाइम पीरियड, fx dx. यहां पर वेरिएबल x था, अपने केस में वेरिएबल क्या है बेटा बताओ जल्दी से? ओमेगा, है ना बेटा. यस सर. एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 1 बाई टाइम पीरियड. अब एक मिनट, छोटी सी बात और नोट करवाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर देखना बेटा. अब की बार हमारे कोस, अगर कोस थीटा होता तो बेटा थीटा का पीरियड क्या होता है बताना बेटा मेरा. क्या बताया मैंने? 2 पाई. 2 पाई, है ना बेटा, अगर थीटा होता तो. अगर बेटा यहाँ पर कोस ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का पीरियड क्या होगा बेटा? ओमेगा टी का पीरियड होगा बेटा 0 से, एक बार सोचना बेटा, मैं सही करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा, 2 पाई बाई ओमेगा. अब बताओ Yes, ये sir. बात मैंने सही लिखी नहीं लिखी, कैसे चेक करोगे बेटा? देखो सर एक बार बताया था यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको. कांस्टेंट है वो पीरियड के नीचे आ जाता है. शायद ये हमने फोरियर सीरीज में पढ़ा था कभी. यस सर. हाँ ठीक है ना. पुट करके देख लो बेटा जी, इसको अगर मैं इसमें पुट करके देखूंगा t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? बताओ पीरियड बन गया नहीं बन गया आपका? हाँ जी. यस सर. यस सर. तो पीरियड इसमें 2 पाई बाई ओमेगा है. तो क्या बनता है फॉर्मूला बेटा? 1 अपॉन पीरियड. पीरियड कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा. तो ओमेगा ऊपर ले लूंगा बेटा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और पूरा जो करंट का एक्सप्रेशन है वो E नॉट वी नॉट ओमेगा बाई डी ए कोस ओमेगा टी इनटू मेरे बेटा dt. क्लियर? तो अब की बार वेरिएबल क्या है बेटा आपका? t है. क्लियर? हाँ जी. यस तो सर. कांस्टेंट्स है उनको बाहर निकाल लेते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा स्क्वायर a बाई 2 पाई 0 से 2 पाई बाई ओमेगा कोस ओमेगा टी dt. नाउ लेट्स सोल्व दिस. ओके, इसको सोल्व करते हैं. बताओ बेटा सॉल्यूशन इसका कितना होगा? कोस का कितना होता है रे? मैं अगले पेज पे टर्न करूं क्या? हाँ जी बताओ, क्या मैं Yes, अगले sir. पेज पे टर्न कर लूं बेटा? यस सर. तो मेरा आई डी एवरेज आया. एवरेज इस तरीके से लिख लेते हैं हम.
एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओमेगा स्क्वायर ए बाई डी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा कोस ओमेगा टी dt. Now what is the value of cos ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, बताओ जल्दी से. साइन ओमेगा. sin ओमेगा टी बाई ओमेगा और लिमिट्स आर 0 से 2 पाई बाई ओमेगा. बेटा 0 से जब 2 पाई बाई ओमेगा पुट करूंगा तो sin 2 पाई कितना होता है, 0. हाँ जी. यस सर. और अगर मैं 0 t की जगह पुट करूंगा तो sin 0 भी कितना होता है, 0. This thing Zero. will be 0. That's why the average value of displacement current in this question is 0. Please check it. हाँ जी, बताओ बेटा. यस सर. तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का क्वेश्चन. आज मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट का भी क्वेश्चन करवा दिया है, इसके आरएमएस वैल्यू पे भी करवा दिया है, पीक पे भी करवा दिया है. ठीक है. तो क्वेश्चंस जो है ये एक एक क्वेश्चन आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा है. ठीक है ना. क्या अलग हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या अलग दे सकता है देने वाला. क्वेश्चन में देने वाला सिर्फ एक चीज दे सकता है कि इस पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर देगा. कई बार पोटेंशियल की जगह डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा. ठीक है. और क्या क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कि आपकी जेडी की वैल्यू क्या रहेगी, एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाई कर्ली टी. द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम. ठीक है ना. तो क्वेश्चन वाला ज्यादा इसमें चेंज कर ही नहीं सकता इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर. सो प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से देखें. बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, बताओ. हाँ जी. यस सर. सर एक बार फर्स्ट पेज निकालना. है बेटा. सर फर्स्ट पेज. दिस वन. नोट कर लिया सर. डन. यस सर. ओके. नाउ सो बेटा ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था, शायद बेटा अब आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको समझ में आ गया होगा. ये जो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन थी उसके अंदर बेटा उस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाइड किया, क्योंकि हम जो इक्वेशन पढ़ते थे वो जो एम्पीरियल लॉ से इक्वेशन आती थी उस इक्वेशन में हम स्टडी करंट लेके चलते थे, हम टाइम वेरिंग करंट नहीं लेते थे. बट व्हेनेवर द टाइम वेरिंग फील्ड आर प्रेजेंट, देख लो आप यहाँ पर पोटेंशियल टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है. पिछले क्वेश्चंस में आपके इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था. व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद द टाइम, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट अराइजेस. ओके बेटा. अब हमारा क्या आगे की संरचना क्या रहेगी, हम ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, व्हाट इज डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशंस आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये मैक्सवेल इक्वेशंस का हम कहीं कहीं इस्तेमाल करते हुए चलेंगे. तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. चले बेटा थोड़ा सा आगे बढ़े. हाँ जी बताओ प्लीज. यस सर. ओके. तो मैं थोड़ा सा आपको मैक्सवेल इक्वेशंस को एक बार रीराइट करवाता हूं ताकि उसमें थोड़ा मैं और ऐड करना चाहता हूं कुछ. सो अगेन आई से about the Maxwell equations. The Maxwell equation. Okay. My very first Maxwell equation is क्या थी बताओ बेटा. हाँ जी बताओ प्लीज. Del dot E is equal to रो बाई एप्सिलॉन. रो बाई एप्सिलॉन. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सुंदर रूप दे देता हूं मैं. डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इज इक्वल टू रो. कोई बच्चा मेरे को बता सकता है एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या ई क्या होता है. मैंने आपको एक बार पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आपको. यस सर. जैसे मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था ऐसे ही हमने पोलराइजेशन पढ़ा था और मैंने उसमें एक बात बताई थी कि आपका जो के मैग्नेटाइजेशन D is एप्सिलॉन नॉट इनटू E. बताया था नहीं बताया था बेटा बताओ.
Yes, sir. D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E, ठीक है बेटा। ये E अगर मान लो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इस D को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर, है ना बेटा। दिस D इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर एंड दिस E इज कॉल्ड, क्या बेटा बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी पढ़ा जाता है कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। So this is my first Maxwell equation. Okay. Now second Maxwell equation क्या थी बताओ? Del dot B is equal to is 0. equal to 0. Now एक इक्वेशन और आती है बेटा कि B is equal to mu naught into H. B is equal to mu naught into H. Again यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है एंड दिस इज आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, बट ये म्यू नॉट के साथ चीजें जो है वो मल्टीप्लाई, यूनिट्स थोड़ी अलग रहेंगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कुछ और है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कुछ और रहेगी बस, क्योंकि म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हुए बेटा वो चीज। सो अगर मैं बी को ये रिप्लेस करूं तो व्हाट आई गेट, डेल डॉट म्यू नॉट एच इज इक्वल टू 0। सो डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? बताओ, ये मैक्सवेल इक्वेशंस में फिलहाल आपका नॉर्मल, जो नॉर्मल मीडियम में ले रहा हूं, इसलिए मैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट यूज कर रहा हूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में लूंगा तो वहां पर मैं एप्सिलॉन और म्यू भी यूज कर सकता हूं। समझे बेटा मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो इन जनरल ये डी जो होता है वो आपका एप्सिलॉन इनटू ई होता है, आपका बी जो होता है वो म्यू इनटू एन होता है। तो मैं जर्नल फॉर्म भी अगर लिखवा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं जर्नल में ही चल जाता हूँ। जर्नल जब आएगी तो उस समय देख लेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, वरना आप इसको एप्सिलॉन और म्यू भी कर सकते हो और उससे भी ये इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अलग अलग समय पर अलग अलग इक्वेशंस रूप बदलेंगी। फ्री स्पेस में यही इक्वेशन कुछ और हो जाएगी आपकी, जब कंडक्टर आएगा तो ये इक्वेशन कुछ और हो जाएगी, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो ये इक्वेशन कुछ और हो जाएगी। तो समय समय पर इन इक्वेशंस के रूप बदलेंगे, तो वो कैसे, लेकिन द कॉन्सेप्ट रिमेंस है। तो दूसरी इक्वेशन हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया कि which one of the following represent the Maxwell 4 equation in conductor, which one is represent the Maxwell 4 equation in insulator। ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या बनती है बेटा, बताओ जल्दी से। डेल क्रॉस E is equal to minus curly B by E is equal to minus curly B by curly T, है ना बेटा। या इस इक्वेशन को मैं अगर दूसरी फॉर्म में लिखूं डिस्प्लेसमेंट करंट वाली में, तो बेटा डेल क्रॉस क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा, बताओ, D बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस करली म्यू नॉट H बाई T। थोड़ा सा और अच्छा रूप लेता हूं, कर्ल ऑफ D इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली H बाई करली T। ये इक्वेशन भी आपको मिल सकती है, तो इस इक्वेशन से भी घबराना नहीं, ये भी इक्वेशन कहीं ना कहीं क्या है बेटा, आपकी मैक्सवेल की तीसरी ही इक्वेशन है। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी, Yes, sir. हमारी आई थी बेटा, याद करो, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, बताओ, म्यू नॉट J D, सॉरी म्यू नॉट J, म्यू नॉट J Yes, sir. प्लस Plus म्यू नॉट mu एप्सिलॉन naught नॉट epsilon naught curly E by curly T. यही आया था ना बेटा। हाँ जी, तो इस इक्वेशन का भी हम रूप थोड़ा बदल सकते हैं। B की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, बताओ, या इस म्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दूं तो इधर J बच जाएगा और एप्सिलॉन नॉट को मैं अंदर ले जाऊं तो ये इक्वेशन आ जाएगी। देखना बेटा ये इक्वेशन आई क्या नहीं आई,
मैंने म्यू नोट को सारे को डिवाइड कर दिया। यस सर। तो आई थिंक इक्वेशन आ गई, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस करली, हाँ भाई, डी बाई एप्सिलॉन नॉट। करली बाई D. करली। यस। दिस इज माय फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन की चार इन फॉर्म्स में भी हम क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सवेल की चार वो इक्वेशन बताओ, तो आइदर दिस इज राइट इन दिस फॉर्म आल्सो। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म अलग अलग रूप ले लेगी, मैंने आपको बताया जैसे। ठीक है बेटा, तो दीज आर मैक्सवेल फोर इक्वेशंस। अब हम इन मैक्सवेल चार इक्वेशंस को अलग अलग मीडियम्स में पढ़ते हैं, और फिर मैं बेटा इसकी एक्चुअली क्या निकालना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। ठीक है, इन फ्री स्पेस। तो आई थिंक आपको यहां तक आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी बताओ प्लीज, बताओ बेटा, आगे चलो। यस सर। सो अब हमारा जो टॉपिक बनेगा बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। क्या कि मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, या इसको हम एक और भी रूप ले देते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, और इसके साथ साथ हम क्या निकालेंगे, एंड EM wave, that is the electromagnetic wave equation in free space। कि जो EM वेव होती है वो क्या होती है, वो आज आपको पता लगेगा, और उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं फ्री स्पेस के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हो गया कि फ्री स्पेस क्या होता है ना बेटा। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को बेटा आप ये भी कह सकते हो कि वैक्यूम है। वैक्यूम एंड फ्री स्पेस आर बोथ आर द सेम थिंग, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी प्रकार का आपका रो नहीं है, रो इज जीरो, चार्ज डेंसिटी नहीं है, एंड कोई भी किसी प्रकार का आपका करंट डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है फ्री स्पेस का मतलब कि कोई भी रो नहीं है और कोई भी जे नहीं है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ प्लीज। हाँ जी। सो जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो अब मॉडिफाई हो जाएंगे। इन फ्री स्पेस कैसे, जरा देखिएगा। पहली मैक्सवेल इक्वेशन क्या आई थी बेटा, बताओ। हाँ जी बताओ। डेल डॉट, नॉर्मल बता दो, डेल डॉट ई इज इक्वल टू कितना बना था आपका, रो बाई एप्सिलॉन। रो बाई एप्सिलॉन। तो अगर रो जीरो है तो बताइएगा मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में क्या बन गई, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माय फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। बताओ। यस सर। आपकी आ गई थी सिंपल, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर तो बेटा इक्वेशन आपकी क्या रहेंगी, रिमेन सेम। तो डेल डॉट बी इज जीरो। आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन रिमेन सेम, बताओ बेटा। चाहे वैक्यूम में डिस्कस कर लो, चाहे कहीं भी कर लो, वो इक्वेशन सेम रहेगी। तो वो इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगी, डेल डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन क्या आई थी बताना बेटा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ, माइनस करली बी बाई करली टी। करली टी। यही था ना बेटा, हाँ जी बताओ, यही था ना। यस सर। तो ये इक्वेशन भी रिमेन सेम, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। दिस इक्वेशन आल्सो रिमेन सेम। तो 2 and 3 आर सेम। फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या थी बेटा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे
प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाई कर्ली टी. Now this equation become changed because in free space the value of b is 0. The equation Yes. क्या बन जाएगी? Curl of b is equal to mu naught epsilon naught curly e by curly t. This is equation number 4. तो अगर ऑप्शन में ये पूछ सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस इन द फ्री स्पेस क्या रहेंगी, तो दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस. बताओ बेटा, कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ जी बताओ. या इन्हीं की, ये मेरी पहली फॉर्म बनी, ये मेरी दूसरी फॉर्म बनी, ये तीसरी इक्वेशन बनी, ये चौथी इक्वेशन बनी. इसकी दूसरी फॉर्म भी हमारे पास है. अगर मैं दूसरी फॉर्म की बात करूं तो वो भी हमारे पास है. क्या बताइए बेटा? Del dot D is equal to 0. डेल डॉट, हाँ जी, D is equal to 0. t is equal to 0 और Del Del dot dot H is equal to 0. h is equal to 0. तीसरी बेटा डेल डॉट, सॉरी डेल क्रॉस D is t is equal equal to माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट to कर्ली curly h H बाई by कर्ली. ये बनेगा ना बेटा? बताओ. हाँ जी. Yes, sir. एंड थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस h is equal to कर्ली Mu naught. t बाई कर्ली t. Yes, sir. बताओ बेटा, क्या यही बचेगी? हाँ जी. Yes, sir. तो मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस जो हैं वो फ्री स्पेस में आपकी ये या आइदर ही है. तो पेपर में कुछ भी पार्ट पूछे तो आप बता देना कि हाँ जी ये रहे. ओके बेटा, बताओ समझ में आया नहीं आई? पहली बात, पहली चीज मैक्सवेल की इक्वेशंस हमने लिखी फ्री स्पेस के अंदर. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और वो किस तरीके से फ्लो करती है, क्या कुछ उसके बारे में होता है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? बताओ बेटा, क्या आप चारों इक्वेशन क्लियर होगी? अब आगे चलो. Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स मूव कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. इसके इक्वेशंस निकालेंगे, क्या होती है वो पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊं. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली बात तो होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नंबर वन थिंग, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव. क्या बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल का वेव मतलब इस वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. देखो, हमारे सन से लेकर हमारे तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, क्या उसको कोई मीडियम की जरूरत है? भाई अर्थ के बाहर तो बेटा कोई मीडियम नहीं है ना, वैक्यूम है ना, तो वहां पर भी वो ट्रैवल कर रही है. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं. साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है. अगर मैं बोल रहा हूं और कोई मेरे आवाज सुन रहा है, तो अगर हमारे बीच में से इस हवा को निकाल दिया जाए और बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो मैं बोलता रहूंगा और उसको सुनेगा नहीं. तो उसको मीडियम की आवश्यकता रहती है, बीच के अंदर मीडियम होना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. तो फर्स्ट इट इज नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव मतलब नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. ठीक है बेटा? दूसरी चीज, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है. इसको हम दूसरी वेव कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. अब कहोगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? देखो, कोई भी जो वेव है ना बेटा, वो किसी ना किसी फैक्टर के वेरी करने की वजह से फ्लो करती है. जैसे कि मैं अगर बात करूं साउंड, मैं बात करूं आपकी वाटर वेव. मान लो ये कोई तालाब था, ये कोई तालाब है आपका पानी का, ठीक है ना, इसमें पानी है ढेर सारा. ये आपका कोई तालाब है, पानी भरा है इसके अंदर, और इस तालाब के ऊपर आपने क्या कर दिया? एक पत्थर फेंक दिया.
आप यहाँ खड़े हो, तो आपने क्या किया बेटा, एक पत्थर को फेंका तो पत्थर आके इसमें गिरा। तो ये पत्थर जैसे ये कोई स्टोन है आपके पास, तो जैसे ये स्टोन इस पत्थर जो इस तालाब में गिरेगा तो तालाब में लहर बनेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी लहर, मतलब वेव बनी। तो ये जो वेव बन रही है, ये वेव किसकी वजह से बनी? एक्चुअली वेव होती क्या है अगर कोई पूछे तो, वेव इज द डिस्टरबेंस in the medium due to flow of energy। एनर्जी के फ्लो के कारण मीडियम के अंदर कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। स्टोन आपने फेंका, तो स्टोन फेंका मतलब आपने सिस्टम को एनर्जी दी। अब वो एनर्जी धीरे धीरे आगे जाएगी और वो मीडियम को डिस्टर्ब करती जाएगी और आपको एक वेव पैदा होती नजर आएगी। तो वेव इज नथिंग, वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं बोलने लगा तो मेरे बीच में जो मीडियम था, मैं बोला तो मेरे यहाँ प्रेशर निकला, मतलब एनर्जी निकली, तो वो एनर्जी आगे ट्रेवल किया और मीडियम को डिस्टर्ब करती हुई आगे चली, तो उसको बेसिकली हम वेव कहते हैं। तो वेव में कुछ ना कुछ वेरी करेगा। देखो वाटर वेव तब प्रोड्यूस हुई है जब हाइट ऑफ वाटर चेंज हुई है। देखो बेटा भाई, हाइट कहीं से ज्यादा हो गई कहीं से कम होगी तभी तो वेव प्रोड्यूस होगी। तो वाटर वेव किसके कारण प्रोड्यूस हुई है? ड्यू टू चेंज इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है बार बार चेंज किया है, वाटर लेवल बार बार आप कंटिन्यूअसली चेंज किया है, उसके कारण वेव प्रोड्यूस हुई। साउंड वेव की बात करूंगा तो साउंड वेव किस कारण प्रोड्यूस होगी? वो प्रेशर डिफरेंस के कारण। बार बार मेरे और उसके जो एयर है उनके बीच में प्रेशर चेंज होता जा रहा है, उस वजह से आपकी वेव प्रोड्यूस हुई। तो वेव प्रोड्यूस होने का कोई कारण अवश्य होना चाहिए, कोज जरूर होना चाहिए। और इन केस ऑफ वाटर वेव वो कोज क्या है बताओ बेटो? चेंजिंग द हाइट लेवल ऑफ वाटर। इस केस में इसका वेव का कोज क्या है, किस कारण से वेव प्रोड्यूस हुई है? डिस्टर्ब क्या किया है? लेवल ऑफ वाटर बार बार में आपका चेंज किया। नाउ ये चेंज अगर इफ this change is perpendicular to the wave propagation, then the wave is said to be ट्रांसवर्स वेव। उसको ट्रांसवर्स कहेंगे। हाइट ऑफ वाटर ऐसे फ्लो कर रही है, ऊपर नीचे, ये पैरामीटर इस तरीके से चेंज कर रहा है। और अगर एनर्जी की फ्लो की बात करूं तो देखो वेव आगे इस तरीके से बढ़ी होगी। एनर्जी ये कह रहे ना वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। जिस दिशा में एनर्जी फ्लो हुई, हमने एनर्जी दी और वो एनर्जी बाहर की तरफ गई, तो वो जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो है वो आपकी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन कहलाती है। और यहाँ जो पैरामीटर चेंज कर रहा है वो आपका परपेंडिकुलर हो रहा है उसके। अगर साउंड वेव की बात करूंगा तो साउंड वेव में प्रेशर डिफरेंस होता है और आपकी वेव भी आगे चलती है और वो प्रेशर भी आगे की तरफ चेंज होता हुआ चलता है, तो वो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके ये जो किसी भी कारण से जो पैदा हो रही है, वो कारण हम अभी देखेंगे। वो जो कारण है वो वेव डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बेटा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो आई थिंक आपको वेव के बारे में पता लगा होगा। वेव क्या होती है? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। अब डिस्टर्बेंस होगी तो मतलब कुछ ना कुछ पैरामीटर चेंज करेगा। मतलब वेव के पीछे का कारण क्या है? चेंजिंग ऑफ द पैरामीटर।
अगर हम वाटर वेव की बात करें तो वो लेवल ऑफ वाटर हो गया, साउंड वेव की बात करो तो वो प्रेशर डिफरेंस हो गया। और अगर ये चेंज है ये परपेंडिकुलर होता है इस वेव की डायरेक्शन से, वेव की डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, जिस दिशा में एनर्जी फ्लो हुई है, तो हम कहेंगे कि ये वेव आपकी ट्रांसवर्स वेव। So electromagnetic wave is non-mechanical, means not need of any medium. Secondly, it is the transverse wave. Now, what will be the cause? किस कारण से होती है? Due to continuously varying electric field vector and magnetic field vector. Magnetic field vector. मैंने कहा ना किसी कारण से जरूर होगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव का एक कारण होगा, काज होगा। जैसे वाटर वेव का लेवल ऑफ वाटर चेंज होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काज क्या है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, वो आपके कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये जो कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या, ड्यू टू कंटिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर perpendicular to each other, and perpendicular to direction of wave. खुद के भी परपेंडिकुलर रहेंगे और वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर रहेंगे। These are the cause of this electromagnetic wave. Clear? तो तीन बातें पता लगा, electromagnetic wave is a non-mechanical wave, it is a transverse wave, and the cause of electromagnetic wave is the continuously varying electric field vector and magnetic field vector which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation. तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाऊं तो कैसे बनेगी, देखना। सपोज करो कि वेव आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, so this is z axis, तो इसको k वेक्टर से हम जनरली दिखाते हैं। k वेक्टर इज द प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर, ठीक है, कि वेव इस दिशा में आपकी प्रोपगेट कर रही है। इससे परपेंडिकुलर दो दिशा और भी है, वन इज दिस x एंड सेकंड इज दिस y। अलग अलग पेन से बनाता हूं। Second is this y, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस। सो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस x एक्सिस पर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूअसली वेरी मतलब ये देखो कि कंटिन्यूअसली इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं। x पे गया, ये नीचे की तरफ किधर चला गया बेटा, -x, +x और -x। तो ये मैंने क्या बनाए हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। क्लियर? और मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कंटिन्यूअसली वेरी करेंगे और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अलोंग x एक्सिस मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर हो जाएंगे, अलोंग y एक्सिस। ये +y और ये पीछे की तरफ -y, ये +y -y। इस तरीके से ये क्या हो गया आपके, these vectors are along y axis। ये वेक्टर किधर है बेटा, उधर -y की तरफ, ये किधर है, y की तरफ। these are in -y। एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की बात करूं तो वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात करूं तो ये किधर है, along x, ये किधर है, along -x, along x।
along minus x. सो आप देख पा रहे हो ये आपके जो y एक्सिस की तरफ आई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो क्या बताई थी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर कंटिन्यूअसली वेरिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देख लो E और B परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक x एक्सिस पे है तो एक y एक्सिस पर है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन क्या है बेटा? k वेक्टर है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव इधर चल रही है, z की तरफ चल रही है, तो ये परपेंडिकुलर है z से भी। तो ये आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नाउ अगर बेटा आपको कभी वेव की डायरेक्शन निकालनी हो तो k वेक्टर इज द, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, या बेटा मैं इसको डायरेक्शन ऑफ एनर्जी भी कह सकता हूं, क्योंकि वेव इज नथिंग, वेव एक प्रकार की एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करती हुई चलती है। तो अगर इसको मैं डायरेक्शन ऑफ एनर्जी भी कह दूं तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर हम के निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे राइट हैंड की फिंगर्स रख दो और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टिल्ट करो, तो थंब देखो किसकी डायरेक्शन देगा? के वेक्टर की डायरेक्शन देगा। क्लियर बेटा? तो डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर इज आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम दिस। क्लियर? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। यस सर। तो इसीलिए बेटा अब की बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या लिए थे, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है हमारे? आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है बताओ? जे कैप। जे कैप। तो के कैप क्या आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप। रियलिटी में के कैप आ गया, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन आ गई, है ना बेटा? हालांकि ये के कैप वो जेड वाली मत समझ लेना, दिस इज द प्रोपगेशन वेक्टर। तो मैं अगर इसको आई जे ना लेके मैं इसको एक्स कैप वाई कैप लेता हूं तो शायद अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा जेड कैप आ जाएगा, राइट बेटा? हाँ जी। तो ऐसा ही हो रहा है, बताओ Yes, क्या इस चीज को कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कोई डाउट किसी का तो पूछ लो बेटा प्लीज। किसी का डाउट है यहां तक? हाँ जी बताओ प्लीज, कोई डाउट किसी का? सर हाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव बनाते हैं ना, हाँ ये थोड़ी स्लांटेड होती है सर। ये आपने एक बार रीजन बताया था सर, ये क्यों होती है ऐसी? क्या होती है? ये मतलब तिरछी होती है ना सर थोड़ी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव तो बिल्कुल वेव जैसी, और ये सर देखो थोड़ी स्लांटेड बनाते हैं इसको। स्लांटेड नहीं है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस तो इस प्लेन में है ना, तो वाई एक्सिस किधर है? इधर है वाई एक्सिस। भाई ये अगर इधर प्लस वाई है तो इसके पीछे की साइड क्या है? माइनस वाई है, नहीं है? तो और हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे तो ये थोड़ी सी प्लेन इस तरीके से बनेगी, समझे नहीं समझे? तो प्लेन है आपका वाई एक्सिस जो इस तरीके से, तो वो थोड़ी इस तरीके से बनेगी, इसलिए दिखने में इस तरीके से दिखती है। एक्स एक्सिस ये ऊपर है, नीचे की साइड माइनस एक्स है, तो ये प्रॉपर बन जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो स्लांटेड बनने का कारण यही है, दिखने का कारण यही है कि जो वाई एक्सिस है वो हमने इस तरीके से ले रखी है। समझे बेटा? बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। चलो अब बताओ, क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पता लगी कि ये वेव क्या होती है, इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी करते हैं? ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी कर रहे हैं और वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर है नहीं है बेटा? मतलब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, जो चीज वेरी कर रही है वो परपेंडिकुलर टू द के है, इसलिए ये वेव ट्रांसवर्स है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं के साथ तो बताना कितना आएगा? शाबाश, बताना ई डॉट के कितना आएगा? सर वाई कैप। अच्छा नहीं। डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, 0 आएगा सर। हाँ 0।
एंड बी डॉट के वो भी 0 ये आएगा। भी 0। ये भी 0 है। तो ये दो इक्वेशंस मेरे को क्या बताती हैं कि जो नेचर है इसका, नेचर इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स नेचर की लाइट है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पैरामीटर वेरी कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन है, तो ये वेव ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बेटा। अब हम इन इक्वेशंस, इस वेव की इक्वेशंस निकालेंगे, फ्री स्पेस में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इक्वेशंस निकालेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस एक, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल देते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल देते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे। बताओ बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस हमने स्टार्ट करवाया था। ओके, चलो अब हम बेटा इक्वेशंस निकालते हैं। लेट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड magnetic field vector of EM wave in free space. So यूज करेंगे हम मैक्सवेल इक्वेशंस के। जल्दी से मैक्सवेल इक्वेशन एक साइड में लिखवा दो। क्या क्या आई थी पहली इक्वेशन? क्या आई थी मैक्सवेल की, बताओ। डेल डॉट ई डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन कर्ल ऑफ वी कैन से दैट इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी। एंड तीसरी इक्वेशन कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या? नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ली। ये हमारी 4 इक्वेशंस आई थी। इन 4 इक्वेशंस का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को हम उठाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाई कर्ली टी। ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हम क्या लेंगे? टेकिंग कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक बार दोबारा हम कर्ल लेंगे। तो कर्ल अगर लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बाई कर्ली टी कर्ल ऑफ बी। ये आपकी इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी। नाउ एक आइडेंटिटी होती है क्या? सॉरी, कर्ल ऑफ ई क्या होता है? सुनो, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना बेटा? यस सर। माइनस डेल स्क्वायर ई। ये आपका शायद फॉर्मूला होता है। यस सर। मतलब ग्रेडियंट में बताओ बेटा, डॉट आता है नहीं आता? नहीं आता। और डाइवर्जेंस में क्या आता है बेटा बीच में? बताओ जल्दी से। डॉट आता है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस डेल स्क्वायर, जिसको हम लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल स्क्वायर ई ठीक है। इज इक्वल टू माइनस कर्ली बाई कर्ली टी। बताओ बेटा, डेल क्रॉस बी कितना दिख रहा है आपको? हाँ जी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाई कर्ली टी। कर्ली ई बाई कर्ली टी। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर बाहर आ जाएगा तो कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर, राइट? कैसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हम। नाउ कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशंस का यूज करेंगे। बताओ बेटा, डेल डॉट ई कितना था इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन से 0। यस अरे सर। था
जीरो इक्वेशन यस क्या बन गई, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर। या इक्वेशन को और थोड़ा सुंदर रूप दूं तो डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई by curly t square is equal to 0. This is the electric field vector equation. ठीक है ना, in free space. Free space में आपकी equations ये आ चुकी है। ओके बेटा, ये नियर अबाउट मैं आपका टेस्ट 3:30 या 4 बजे के आसपास में भेज दूंगा। आप मेरे को 5, 5:30, 6 बजे तक उसको जमा करवा देना, ठीक है बेटा। ओके, नाउ डेल स्क्वायर क्या है, अगर डेल स्क्वायर की वैल्यू भी अगर मैं रख लूं तो क्या है डेल स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। इसका भी कभी इस्तेमाल करना हो तो मैं कर सकता हूँ, ये एक लाप्लास ऑपरेटर, दिस इज ए लाप्लास ऑपरेटर। ओके, बताओ क्या आपको एक इक्वेशन आपसे निकल के आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 ले, ये 1 तो पहले से ले रखे हैं काफी ज्यादा, इसको आप इक्वेशन x ले लो। बताओ क्या फ्रॉम इक्वेशन 3 से, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3 से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशंस निकाली। ओके, अब हम थोड़ा और आगे काम करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस और निकालते हैं। प्लीज चेक करो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes, sir. Okay. Now, from equation 4th, इक्वेशन 4 से अगर देखें तो 4 इक्वेशन क्या थी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली, ये थी इक्वेशन 4। नाउ अगेन taking the curl of equation of above equation, तो अगर मैं कर्ल इक्वेशन का लूंगा तो व्हाट आई गेट, कर्ल ऑफ बी is equal to mu naught epsilon naught curly by curly t curl of E. Now what is the curl of B? That is the gradient of sorry dot नहीं आएगा, gradient of divergence of B minus del square B is equal to mu naught epsilon naught। और हम आपको जानते हैं, बताओ बेटा कर्ल ऑफ बी को क्या लिख सकते हो, माइनस करली बी बाई करली टी। तो ये पहली टर्म जो है वो कितनी हो गई बेटा, 0। डेल डॉट बी देखो इक्वेशन सेकंड से 0 बन रहा होगा, Yes, sir. माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बी बाई करली टी स्क्वायर। इक्वेशन को थोड़ा और अर्थ सुंदर रूप देते हैं तो डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बी बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज माय ब्यूटीफुल इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे इक्वेशन x और इक्वेशन y मिल चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन मिल चुकी है। क्लियर? दिस आर द इक्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर बेटा इन फ्यूचर जब मैं कोई मीडियम लेके आऊंगा, मैं कोई डाइलेक्ट्रिक लेके आऊंगा, तो उसके अंदर मैक्सवेल इक्वेशन कुछ और हो जाएंगी, इसीलिए ये फाइनल इक्वेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के आएंगी, ये इक्वेशन कुछ और हो जाएंगी। ठीक है बेटा? हाँ जी, बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ जी, Yes, sir. नाउ अगर हम x और y को देखें तो क्या ये इक्वेशन बेटा, एक तो डेल स्क्वायर ई हमारा कितना है, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आई है डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बी बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन एक्स और वाई को गेन किया है। नाउ एक्चुअली ये इक्वेशंस को अगर आप रिलेट करें तो ये एक फेमस इक्वेशन होती है, जो एक आपकी जो कह सकते हैं ऑसिलेटिंग फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक आपकी इक्वेशंस आते हैं, तो इसको एक फेमस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, डेल स्क्वायर यू माइनस 1 बाई वेलोसिटी दैट इज द सी स्क्वायर, या जनरली तो वेलोसिटी होती है, वी स्क्वायर होता है, कर्ली स्क्वायर वी बाई कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जिसका सॉल्यूशन होता है u is equal to u naught, we can say that e की पावर आइटा kz minus omega t, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर मैं एक एक टर्म को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, या फिर इसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, u naught cos kz minus omega t, या इसका सॉल्यूशन हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, u naught sin kz minus omega t। ये सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं, these are the solution of this field। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, इस e की पावर आइटा थीटा को आपको पता है cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा करके खोल सकते हैं, तो ये रियल सॉल्यूशन एंड दिस इज द इमेजिनरी सॉल्यूशन। सो अगर हमारी इक्वेशन को मैं रिलेट करूं तो क्या बेटा आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको एक इक्वेशन ऑफ वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही बेटा? बताओ जल्दी से, हाँ जी बताओ प्लीज। सो कंपेयर दिस इक्वेशन, सो आफ्टर कंपैरिजन व्हाट वी गेट, हमें एक बात पता लगा कि 1 बाई बी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? बताओ जल्दी से बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हाँ जी बताओ। यस सर। तो अगर मैं वी स्क्वायर की बात करूं या वी की बात करूं तो कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब इस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करोगे, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो व्हाट यू गेट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और बेटा ये स्पीड सी नहीं होती क्या? यस सर। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वैक्यूम के अंदर ये v आपका c आ चुका है, द स्पीड ऑफ लाइट आ चुकी है। सो जर्नल इक्वेशंस आपकी क्या बन गई? डेल स्क्वायर e माइनस 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली e बाई कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर b माइनस 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर b बाई कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वी गेट दीज टू इक्वेशंस। क्लियर? हाँ जी बताओ। ये इक्वेशंस हमें मिली। अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। बताओ बेटा होगा नहीं होगा? हाँ जी प्लीज। यस सर। बेटा आपको समझ में तो आ रही है ना चीजें किस तरीके से हम कर रहे हैं? These are Yes, very sir. simple और उनको एक बहुत सिंपल तरीके से करवाया जा रहा है, तो आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से करें। ओके सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जर्नल इक्वेशंस के साथ लिंक करूं तो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। So the electric field vector is, so this is function of r and t, कोई मैग्नीट्यूड उसका इनटू कोस। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये जर्नल इक्वेशन बनी है बेटा,
इनटू ये किधर प्रोपगेट कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब समझेंगे इस चीज को। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आया है उसका जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आएगा, जर्नल इक्वेशन के साथ रिलेट करते हो तो बी नॉट कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और उसकी डायरेक्शन वाई कैप। थोड़ा सा अच्छे से एक चीज को देखते हैं, आइदर द सॉल्यूशन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कोस, आइदर आप साइन की फॉर्म में यूज कर लो या ई की पावर आई टाइप यूज कर लो, तीनों ही फॉर्म जो है आपकी जो है अर्थ सेम देंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखना चाहते हो तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड ई की पावर आईटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और इसकी डायरेक्शन है एक्स कैप। Similarly, the magnetic field is B naught e की पावर आईटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और इसकी डायरेक्शन है वाई कैप। नाउ इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि इसमें ओमेगा क्या है, जेड क्या है, एक्स कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स कैप और वाई कैप क्या है बेटा, ये एक्स कैप क्या है बता सकते हो? इस इक्वेशन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन लिखा, तो ये लास्ट वाली टर्म ये एक्स कैप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यस सर। ठीक है, ये वाई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक एक टर्म हमें पता लगना चाहिए। ये ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एम्पलीट्यूड भी है ना सर ये? या एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड एक बात है, एम्पलीट्यूड कह दो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपकी इस तरीके से वेरी कर रही है। तो ये जो मैक्सिमम उसका एम्पलीट्यूड आया है, दिस ई नॉट एक्चुअली, ठीक है ना बेटा। तो मैक्सिमम ये चीज आई है, ये क्या आपकी ई नॉट है। अगर मैं इसको अच्छे से अर्थ समझाऊं आपको बना के, तो क्या क्या पता लग रहा है बेटा, वो चीज हम देखते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को जितना समझोगे उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा, रटना नहीं है कुछ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या पता लगा बेटा आपको, बताओ जल्दी पहली बात तो। हाँ जी, एक्स कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए ना आप, जो एम्पलीट्यूड का मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपका ई नोट, ठीक है बेटा। ये आपका क्या है, जस्ट ई नोट। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं। आपका ओमेगा क्या है और के क्या है, के, व्हाट इज दिस के? अगर मैं के की बात करूं तो के क्या है? के है बेटा प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। मतलब प्रोपोगेशन वेक्टर का मतलब क्या बेटा, किधर प्रोपोगेट कर रहा है उस चीज को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरी तो ऊपर नीचे कर रही है और चल आगे की तरफ। बेसिकली लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज बताना बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है कि दो आपका क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है आपका लैम्डा कहलाता है। दिस इज द लैम्डा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ये एक्स एक्सिस मान लो ये के वेक्टर था, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस के वेक्टर। क्लियर बेटा? हाँ जी बताओ प्लीज। हाँ जी, यस सर। डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर हम यहां से बता सकते हैं। देखो ये जो फैक्टर ना पूरा का पूरा ये है बेटा फेज।
मतलब समझो एक वेव में क्या क्या होता है, ये जो kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल है, ये क्या है बेटा, पूरा फेज। और ये जो डेल है ये एक कांस्टेंट फेज है, इनिशियल फेज। मतलब कि वेव आपकी एक तो ऐसे चले, एक वेव आपकी ऐसे चले, एक वेव आपकी ऐसे बीच में से चले। तो इनिशियली उसका क्या एम्पलीट्यूड है, इनिशियली व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, वो क्या देगा बेटा, इनिशियल फेज देगा। क्लियर? इनिशियल फेज क्या देता है, गिव्स इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बताओ बेटा क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। नाउ ध्यान से सुनो बेटा, ये पूरा फेज होता है अंदर वाला पार्ट। ये kz माइनस ओमेगा टी से मुझे टी की डायरेक्शन पता लगेगा। कैसे? मैं पेज को टर्न करूं, पेज को टर्न करूं, Yes, sir. अगर kz माइनस ओमेगा टी, ये मुझे क्या बता रहा है, जस्ट आपका फेज बता रहा है, दिस इज द फेज। अगर मैं उस कांस्टेंट पार्ट को 1 मिनट के लिए हटा दूं, तो वो तो इनिशियल फेज बताएगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो उसको आप हटा दो। तो एक्चुअली कभी kz माइनस ओमेगा टी अगर कुछ चीज है, तो इसका मतलब समझना, लेट अस अज्यूम फेज इज 0, तो kz माइनस ओमेगा टी कितना हो गया बेटा, 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, या z की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा टी बाई के। तो बेटा जैसे जैसे समय आप बढ़ाओगे, टी को इंक्रीज करोगे, एज टी इंक्रीज, बताओ जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज बेटा, जेड इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बेटा टी की वैल्यू 1 2 3 4 करोगे तो जेड क्या करेगा, आपकी जेड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज वेव प्रोपोगेट इन जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर फेज दे रखा हो kz माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब जो वेव है वो किधर प्रोपोगेट कर रही है, बताना बेटा, जेड ZX. प्लस जेड दिशा में आपकी प्रोपोगेट कर रही है। क्लियर? ये तरीका बताया मैंने वेव को देखने का। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अगर कभी फेज ऐसे दे रखा हो तो बताना, अगर ऐसे दे रखा हो फेज तो तरीका क्या है, फेज को एक बार मैं 0 पुट करके देख लेता हूं। तो जेड की वैल्यू क्या आई, अगेन ओमेगा टी बाई के, मतलब टी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जेड इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, वेव प्रोपोगेट इन अगेन प्लस जेड डायरेक्शन। बताओ यही चीज क्लियर होगी? हाँ जी। Yes, sir. अगर कभी फेज ऐसा दे रखा हो, थर्ड, kz प्लस ओमेगा टी, ये दे रखा हो फेज, तो क्या मतलब निकला, फेज को 0 रख के देख लो, kz प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू मेरे ख्याल से आई होगी माइनस ओमेगा टी बाई के। तो जैसे जैसे आप t को इंक्रीज करते हो, एज t इंक्रीजेस, क्या मिलता है बताओ, z की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव इंक्रीज। नेगेटिव साइड में इंक्रीज करेगा ना बेटा, देखो साइन कैसा है, नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज वेव प्रोपोगेट इन माइनस जेड डायरेक्शन। बताओ ये चीज क्लियर हुई नहीं? अगर फेज में दोनों का साइन प्लस है बीच में, तो इसका मतलब समझना आना कि वेव माइनस जेड की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अगर फेज ऐसे हो माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी,
तो बताना बेटा, माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी को 0 पुट किया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड? जेड इज माइनस ओमेगा टी बाई के अगेन। तो ये भी मुझे बता रही है कि वेव प्रोपगेट इन माइनस जेड डायरेक्शन। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि अगर के जेड माइनस ओमेगा टी हो, के जेड प्लस माइनस के जेड प्लस ओमेगा टी हो, तो इसका मतलब वेव किधर प्रोपगेट कर रही है? प्लस जेड में। प्लस जेड में। और अगर दोनों के साइन सेम हो, के जेड प्लस ओमेगा टी या दोनों के जेड माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब वेव किधर प्रोपगेट कर रही है? माइनस जेड प्लस डायरेक्शन। जेड में। बताओ क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। प्रोपगेशन वेक्टर के का मतलब पता लग गया, कि इज द प्रोपगेशन वेक्टर। नाउ यस सर। और थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज को। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड से बेटा यहां से तो हमें क्या पता लग गया, ये जो आगे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ वेव निकालना है तो इस फेज को देखूंगा मैं, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ वेव बताएगा कि प्लस जेड है या माइनस जेड है, ये उसका एम्पलीट्यूड बता देगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा के पता लग गया, प्रोपगेशन वेक्टर होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 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 इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक बात छोटी सी और मैं इसमें ऐड करता हूं, एक्चुअली इस प्रोपगेशन वेक्टर को मैं वेव नंबर भी कहता हूं। कई बार पूछ लेते हैं तो वेव नंबर क्या है, तो वो 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, तो प्रोपगेशन वेक्टर इज आल्सो सेड टू बी वेव नंबर, इसको मैं वेव नंबर भी कह सकता हूं। हाँ जी बताओ, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। ओके, नाउ ओमेगा क्या है? ओमेगा को फील करते हैं एक बार। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू रहेगी 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कितने समय पश्चात वो दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाता है ना? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितने समय पश्चात वो दोबारा उसी समय पे आ जाता है। जैसे मान लो एक वेव है, या फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाऊं, या मैं ये कहूं कि ये कंप्लीट ये वेव है ना बेटे, ये कंप्लीट दिस इज ए वेव। तो ये वेव, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि कितने समय में ये जो वेव है पूरी की पूरी इसको क्रॉस कर जाती है। वो तो इसका टाइम पीरियड हो गया है ना बेटा, कितने समय में ये वेव इसको क्रॉस कर जाती है, ये तो क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड होगा। ये ए पॉइंट, टाइम इन विच ए कंप्लीट वेव cross point A is called time period। यहां मैं ये देखूं कि 1 सेकंड के लिए मैं यहां पर रुक जाऊं और उस 1 सेकंड के अंदर कितनी आपकी जो वेव है वो इसको क्रॉस कर रही है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी देंगी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए कितनी वेव जो है इसमें से पास हो गई, इस पॉइंट से पास हो गई, तो वो मुझे फ्रीक्वेंसी देगा। क्लियर? टाइम पीरियड क्या होगा कि इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ, कितने समय में एक वेव गई, एक वेव कितने समय में गई, ये टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के लिए खड़े रहो, कितनी वेव प्रोडक्ट निकली, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, बताओ बेटा। यस सर। अब मैं आपको एक जर्नल सी इक्वेशन देता हूं, आप मुझे ये बताना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, बस ये बता देना। क्वेश्चन क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E नॉट,
सॉरी, आपको क्या क्या निकालना है बेटा? फाइंड द direction and we can say that magnitude of क्या क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपोगेशन वेक्टर। तीनों चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों निकालो। निकालो बेटा, के क्या है, बी क्या है, ये बताओ। शाबाश। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या नजर आ रही है आपको? देखना। हाँ जी, सर वाई कैप, वाई वाई कैप। कैप, वेरी गुड, वाई कैप, बहुत अच्छी बात है, पहली चीज निकालो। दूसरी बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको कितना नजर आ रहा है? ई नोट। ई नॉट, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने निकाल लिया। अब आ जाओ मैग्नेटिक के वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर। कोई प्रोपोगेशन वेक्टर की डायरेक्शन बता सकता है? मैंने क्या बताया था? इस फेज को देखा करो। सर प्लस एक्स डायरेक्शन। यस, अगर बीच में एक में माइनस है तो इस डायरेक्शन इज प्लस पॉजिटिव। प्लस एक्स। बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हुई या नहीं? हाँ जी। यस सर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए के का, हाँ जी बेटा, तो के कितना है मैग्नीट्यूड? फिलहाल यहाँ कितना है? जस्ट के है, तो दिस इज द के। मतलब यहाँ कुछ और भी फॉर्म हो सकती है बेटा, आईटा और जे की फॉर्म भी हो सकती है, तो जस्ट अभी फिलहाल के है, तो दिस इज द के वेक्टर। अगर बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड की, कोई बच्चा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा? देखो, मैंने बताया था कि के वेक्टर की डायरेक्शन होती है ई क्रॉस, बताओ बेटा, बी बी। के वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? एक्स कैप, यस सर। या ई ये की वाई कैप। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं वाई के साथ, कि एक्स वाई? जेड जेड। जेड कैप। तो हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आगे बेटा? जेड कैप। समझे? हाँ जी बेटा, बताओ प्लीज। यस सर। और अगर बात करूं मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करूं कि कितना आएगा मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैग्नीट्यूड में अभी आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए देखो, जस्ट ये समझो, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी। ठीक है ना? हालांकि ये फॉर्मूले से निकल के आता है, वो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा पहले, तो मैं फिर चीजों को और आपको, फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है आपका? ई नॉट बाई सी। ये आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। बताओ बेटा। हाँ जी। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी बेटा? मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ई नॉट बाई सी, द फेज विल रिमेन सेम, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल। और बेटा डायरेक्शन क्या होगी बताओ इसकी? जेड कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बताओ बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी, यस सर। बताओ। ओके, सो बेसिकली आपको एक वेव की जब इक्वेशन दे दे, ई की इक्वेशन दे दे, तो आपको कई चीजों की इंफॉर्मेशन पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हो, तो हालांकि अब निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल के लिया है, लेकिन एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, उस वे को भी मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मूले के तहत वो बदला जाता है। आप मेरे को एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इससे रिलेटेड, ताकि मैं कंफर्मेशन में आ जाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा दे रखा है V नॉट, वी कैन से दैट E की पावर आइटा माइनस के वाई माइनस ओमेगा टी प्लस डेल जेड कैप। आपको जस्ट बताना है बेटा, फाइंड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह सब कुछ,
और प्रोपगेशन वेक्टर। बताओ बेटा, सब कुछ देखना है आप। करें क्वेश्चन? हाँ जी, यस सर। ओके। मैग्नेटिक सबसे पहले फील्ड की बताओ, डायरेक्शन जेड कैप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। जेड कैप सर। जेड कैप, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। बी नॉट। बी नॉट वेरी गुड। अब आ जाओ के वेक्टर। के वेक्टर की डायरेक्शन बता दो। माइनस वाई कैप। माइनस वाई कैप, शाबाश। अगर ये दोनों साइन माइनस में हो तो मैंने क्या बताया था बेटा, डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी? माइनस। माइनस बताओ, बताया था नहीं बताया था बेटा? अब यस चीजें सर। समझ में आने लगी ना, तो ये जस्ट कितना हो गया आपका? माइनस वाई कैप। और बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस के वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू के। देखो आपको के दिख रहा है, या कुछ और होता तो मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के आ जाओ कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है आपको। देखो बेटा, के वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी। तो बेटा के वेक्टर आपका किधर दे रखा है? माइनस वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जेड। एक्स कैप तो बताओ बेटा, एक्स लू या माइनस एक्स लू, ये बता दो बस। सर। एक्स कैप। पक्का? यस सर। ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। तो अगर एक्स को मैं जेड के साथ लूं, सॉरी हाँ, एक्स का अगर मैं जेड के साथ लूं तभी तो बेटा माइनस वाई आता है। हाँ जी, यस सर। यस सर। मतलब ई की वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बताओ जल्दी से। एक्स कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने क्या बताया अभी अभी बताओ। हाँ जी, मैग्नेटिक बी बाई सी का मैग्नीट्यूड इनटू सी। लेकिन बेटा ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए है, जर्नल इक्वेशन हम निकालेंगे किसी समय। मैंने बताया E इज इक्वल टू बी सी के रूप में याद रखो, और B आपका क्या हो जाएगा? E बाई सी, या E पूछे तो B इंटू सी। तो बताओ बेटा मैग्नीट्यूड कितना है? B नॉट इंटू सी। तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? मैग्नीट्यूड है B नॉट इंटू सी, द फेज इज E की पावर आइटा माइनस के वाई माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, एंड डायरेक्शन इज, डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। एक्स कैप। एक्स कैप। प्लीज देखिएगा कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो मैं अभी फिर दोबारा बताऊं, आप मेरे आ को। गई सर। हाँ जी, बताओ। आगे सर। आगे ओके, चलो। अब एक बार मैं इसका जर्नल रूल और दिखा देता हूं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर। देखो, हमारी इक्वेशन मैंने बताई कि y इज इक्वल टू समथिंग y नॉट e की पावर, क्या करके बेटा इक्वेशन बताओ जल्दी से। e की पावर आइटा के z जेड माइनस ओमेगा माइनस टी। ओमेगा टी। एक प्रकार से इस तरीके से ना बेटा इक्वेशन आपकी, इस तरीके से आपकी इक्वेशन। नाउ अगर इस इक्वेशन का मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो बताओ बेटा क्या आएगा? y नॉट e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू बेटा बताओ क्या आएगा? हाँ जी, माइनस आइटा ओमेगा। बताओ बेटा। तो करली y बाई करली टी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि माइनस आइटा ओमेगा, और ये जस्ट इक्वेशन क्या बच गई बेटा? y। तो क्या आपको ये एक ऑपरेटर फॉर्म नहीं दिख रही बेटा? ये एक ऑपरेटर है, ये उस ऑपरेटर उस पर लगा तो y अगेन आपका मिल गया। तो बेटा इसको हम आइगन वैल्यू नहीं कहते, क्वांटम में आपने पढ़ा हो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। मतलब करली बाई करली टी जब भी किसी चीज पर लगेगा बाहर कितना आ जाएगा बेटा बताओ? माइनस आइटा ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया पहली बार? हाँ जी, यस सर। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करूं तो जेड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बेटा? देखो y नॉट e की पावर, हाँ जी बताओ बोले, बताओ बताओ।
आइटा के I माइनस ओमेगा टी into iota k. आइटा। सो इसका मतलब क्या पता लगा, जब भी मैं किसी इक्वेशन को उसके प्रोपगेशन वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहा है उससे मैं अगर उसको डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट बेटा, आइटा इंटू। बताओ ये रिजल्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ। हाँ जी बताओ बेटा। नाउ इनसे हम थोड़ा सा इक्वेशंस को देखेंगे। हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन एक आपको ये दिखी थी बेटा, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू कितनी आई थी बेटा बताओ, माइनस करली E बाई करली। बेटा ये था या नहीं था बताओ प्लीज। हाँ जी सर Sir, कर्ल curly बी b था। by हाँ कर्ल B बाई, ये इक्वेशन थी बेटा मैक्सवेल। yes sir. सर हाँ बेटा बताओ। अब देखो बेटा डेल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब कर्ली बाई कर्ली एक्स हो या कर्ली बाई कर्ली वाई हो या कर्ली बाई कर्ली जेड हो, वही तो होता है डेल ऑपरेटर। तो बताओ बेटा डेल ऑपरेटर की जगह क्या मैं आपका आइटा के नहीं रख सकता। हाँ जी ये क्या हो Yes, गया, sir. आइटा के वेक्टर क्रॉस ई इज इक्वल टू, बताओ बेटा कर्ली बाई कर्ली टी की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस आइटा ओमेगा। तो माइनस आइटा ओमेगा इनटू बेटा बी। तो माइनस से माइनस मेरे ख्याल से प्लस भी हो जाएगा बेटा, देखो जरा। Sir, del के अंदर तो तीनों आते हैं ना x y तीनों z. आते हैं, लेकिन हम अगर मान लो एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ये वेव आपके ओनली जेड एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, इस डेल ऑपरेटर को मैं आपको जस्ट आइटा के भी लिख सकता हूँ। तीनों आते हैं, मतलब करली बाई करली एक्स की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, वाई की जगह भी और जेड की जगह। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी ना, तो मैंने एक जस्ट एनालॉजी बनानी है, मैंने कोई एक फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो बताओ बेटा आइटा के साथ आइटा आपका कैंसिल हो सकता है। हाँ जी Yes sir. तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, के क्रॉस ई बाई ओमेगा। प्लीज चेक इट। Yes sir. के क्रॉस ई बाई ओमेगा, क्या ये एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। Yes sir. बताओ। हाँ जी नाउ इस इक्वेशन को मैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कहूंगा, मतलब कभी अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन होगा तो मैं यहां पुट करके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल सकता हूं। तो मैं एक जर्नल इक्वेशन बना रहा हूं, फिर उनका काम करूंगा, ठीक है बेटा। ये तो मेरी एक इक्वेशन मैंने मैक्सवेल की यूज की थी। कौन सी इक्वेशन थी बेटा, ये थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से एक रिजल्ट बनाऊं, फ्रॉम मैक्सवेल फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, बताओ बेटा फोर्थ इक्वेशन क्या थी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आया था आपका बताओ, कर्ल ऑफ बी किसके बराबर था। हाँ जी Mu naught j. 1 बाई सी स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई सी स्क्वायर हो गया ना बेटा, Yes sir. कर्ल ई बाई कर्ल इट। Yes sir. तो अगर मैं डेल की वैल्यू को पुट करूं तो डेल की वैल्यू कितनी आई बेटा, आइटा इंटू के वेक्टर Yes sir. क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, और बेटा कर्ली बाई कर्ली टी कितनी आई, Minus iota omega. ई वेक्टर। बताओ। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरा क्या आया, अगर आइटा से आइटा को मैं कैंसिल कर डालूं तो के क्रॉस बी बाई ओमेगा इनटू सी स्क्वायर, और साथ में बेटा माइनस साइन देखना प्लीज। हाँ जी Yes sir. तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ। तो इन इक्वेशंस का मैं इस्तेमाल करता हूं बहुत ज्यादा जब भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना।
कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेशंस की हेल्प से निकलता है। आज का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको इस तरीके से भी बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से निकालते हैं। कल इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बड़ी प्रॉब्लम करवा के करवाऊंगा। तो दो इक्वेशन आपकी बनी, वो क्या बनी बेटा बताओ? बी किसके बराबर आया? बी वेक्टर किसके बराबर आया बताना? हाँ जी बताओ, बी किसके बराबर आया था? के क्रॉस ई बाई बताओ ओमेगा। और ई वेक्टर किसके बराबर आया था? माइनस सी स्क्वायर के क्रॉस बी बाई ओमेगा। देखो ये आया या नहीं आया? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। थोड़ा सा इसका एक बार और दो फॉर्म छोटी छोटी और बनती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन बन गई कि जब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन होगा, के वेक्टर होगा, तो मैं बी इस इक्वेशन से निकाल लूंगा। थोड़ा सा और अच्छा सा फॉर्म है इसकी, वो और बता देता हूं। हमारा बी आया, देखो के वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? के का मैग्नीट्यूड इनटू के की डायरेक्शन क्रॉस ई डिवाइड बाई ओमेगा। बताओ बेटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते? हाँ जी। यस सर। एंड दिस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? के कैप क्रॉस ई बाई ओमेगा बाई के। देखो बेटा लिख सकते नहीं लिख सकते? ओमेगा बाई के। हाँ यस। ओके। नाउ दिस ओमेगा बाई के एक्चुअली इक्वल होता है सी के। ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी। कैसे? क्योंकि ओमेगा हमारा 2 पाई बाई टी होता है और के हमारा 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो अगर मैं इसको 2 पाई बाई टी डिवाइड बाई 2 पाई बाई लैम्डा करूं तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई टी। और लैम्डा बाई टी किसके बराबर होता है बेटा? सी के बराबर होता है ना? लैम्डा डिस्टेंस अपॉन टाइम उस स्पीड के बराबर होता है। क्लियर? तो ओमेगा बाई के की वैल्यू को मैं सी रख देता हूं। ये किसमें? फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं फिलहाल में। तो ये बी का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया वो क्या आया? के कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाई सी। देखो बेटा आया नहीं आया? हाँ जी। यस सर। यस। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन के साथ थोड़ा सा काम करूं तो माइनस सी स्क्वायर और के को क्या लिख दूं? के इंटू के वेक्टर क्रॉस बी डिवाइड बाई ओमेगा यस। तो माइनस सी स्क्वायर के कैप क्रॉस बी अपॉन ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के कितना होगा बेटा बताओ जल्दी से? सी। और सी से सी कट गया एक, तो माइनस सी के क्रॉस बी। This is the expression of the electric field vector in free space. बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बेटा आपको करना आ गया? एक्सप्रेशन निकालना आ गया? हाँ जी बताओ। सो एक जर्नल सा हम एक रिजल्ट दे देते हैं आपको कि कभी भी अगर बी दे रखा हो, सॉरी ई दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे? के क्रॉस ई बाई सी। अगर आपका बी दे रखा हो तो ई कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से? माइनस सी के के क्रॉस बी। बताओ बेटा। हाँ जी प्लीज बताओ, ये चीज आई नहीं आई समझ में? आ गई सर। ठीक है, ये चीज आपको आ गई होगी। अब एक आपने अभी अभी क्वेश्चन किया था ना, मैंने ई दिया था और आपने बी निकाला था। हाँ बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास पेज खत्म हो गए। ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी आया था हमारा। ठीक है बेटा, कैसे आया था? ओमेगा को 2 पाई बाई टी रखा था, के को 2 पाई बाई लैम्डा रखा था, तो वहां से डिवाइड करके सी आया था। क्वेश्चन देखो बेटा, अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दी थी शायद। ये देखो ये दे रखा बेटा, ये क्वेश्चन बताना मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या दे रखा है? ई नॉट कोस माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल वाई कैप। क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड? बताना मेरे को प्लीज।
क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? ई नॉट is equal to E naught cos cos minus kx. omega t plus kz. माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी है ना, Yes sir. Yes, sir. प्लस Plus डेल, del. और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन Y cap. Y वाई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रहा है। तो इस इक्वेशन से मेरे को ये बताओ कि के वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बताना जल्दी से। Plus x आई है सर. अरे यहां से नहीं पता लगेगा के वेक्टर की डायरेक्शन कितनी, Plus x आई, plus x. प्लस एक्स। तो अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालना चाहूं बी, तो बी का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने? के क्रॉस ई बाई सी, यही तो बताया बेटा, बताओ। मतलब एक्स क्रॉस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज द ई नॉट कोस माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस डेल वाई कैप डिवाइड बाई सी। बताओ। सो बी इज इक्वल टू बेसिकली एक्स क्रॉस, बेटा देखो एक्स क्रॉस लास्ट में क्या जा रहा है बेटा, वाई। एक्स क्रॉस वाई क्या होता है? Z cap. जेड कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व हो गया, और ये बच गया ई नॉट बाई सी कोस माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस डेल। देखना जरा, ये हमने जो किया था और आपने निकाला है, दोनों रिजल्ट सेम आए क्या? Yes sir. बताओ। लेकिन इसमें काम थोड़ा कम करना पड़ा ना, हमें जस्ट के की डायरेक्शन देखनी पड़ी और फॉर्मूले में पुट कर दिया, वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इस इक्वेशन में बी को रख देंगे तो हमारे पास ई भी निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये सारा का सारा खेल आपका फ्री स्पेस में है, फिर हम मटेरियल को बदलते चले जाएंगे और काम को करते चले जाएंगे। बताओ बेटा, आज क्लास समझ में आई सभी को? हाँ जी, Yes sir. Yes, sir. ओके। अच्छे से सर एक बार पेज नंबर 15 करना। पेज नंबर 15 बेटा, वैसे मैं भेज भी दूंगा, आपको पता है डेली भेजता हूँ। एक बार मेरे को ये बता दो, क्लास में एक तो रोल नंबर 15 नहीं आया, एक 14 नहीं आया। ओके,